हेलो स्टूडेंट्स, एफसी कोचिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम हरियाणा बोर्ड का जो केमिस्ट्री का ऑफिशियल प्रैक्टिस पेपर है उसके सेट बी का सेक्शन बी करेंगे हम। तो इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो तो सेक्शन ए में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसके 2 पार्ट हैं। इसके फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा गया है कि इसका आईयूपैक नेम क्या होगा। ये हमारे पास एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, तो चलिए इसका नाम देखते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है हमारे पास, बाहर इसके पास क्लोरीन काउंटर आयन है इसका। तो ये हमारे पास इसके अंदर 3 टाइप के लिगेंड हैं। एक हमारे पास अमीन है, एक क्लोरीन, एक नाइट्रो ग्रुप। तो देखते हैं अब हम इसका कैसे लिखेंगे। तो जो हमारे पास लिगेंड होते हैं उनको हम अल्फ़ाबेटिक्स ऑर्डर में लिखते हैं। जो ए पहले आता है, उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो इस ऑर्डर में हम लिखेंगे। तो हमारे पास अमीन है, इसलिए पहले आएगा। और कितने अमीन है? 4 अमीन है। तो इसका आईयूपैक नेम हमारे पास क्या होगा? टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद हमारे पास अल्फ़ाबेट्स के अंदर सी आता है, तो हम क्या लिखेंगे इसका? क्लोराइडो। क्लोराइडो क्यों लिखेंगे? क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव कॉम्प्लेक्स है, बाहर क्लोरीन है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब देखो हमारे पास इसके बाद कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। उसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। हम इसको क्या लिखेंगे? नाइट्राइटो। और जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है उसको लिखेंगे। सेंट्रल मेटल एटम हमारा क्या है? कोबाल्ट। ये हमारा सेंट्रल मेटल एटम है। और इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या आएगा? अमोनिया से, क्लोरीन से और नाइट्रो से बाहर कॉम्प्लेक्स के ऊपर +1 चार्ज हुआ, तो ये हमारा इसके ऊपर आएगा +3। हमारे पास इसका कोड ये ऑक्सीडेशन स्टेट आ गया +3। और बाहर कौन सा लिगेंड प्रेजेंट है? क्लोराइडो। काउंटर आयन जो है बाहर काउंटर आयन होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कौन सा काउंटर आयन है? क्लोराइड। तो ये हमारे पास इसका आईयूपैक नेम हो गया। अब देखते हैं इसका सेकंड पार्ट, जिसमें हमें ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने हैं। हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे रखा है, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स दे रखा है। तो हम इसका कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का स्ट्रक्चर बनाते हैं। सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम बनाएंगे, कोबाल्ट। इसकी 6 कोऑर्डिनेशन साइट दिखाएंगे यहाँ पे, जो हमारे पास इसकी 6 कोऑर्डिनेशन साइट पॉसिबल होंगी। अब हमें क्या करने हैं? इसके 2 इथाइलिन डाई अमीन लिगेंड है, जो कि बाइडेंटेट लिगेंड है। दो साइड से क्या करेगा? वो बॉन्डिंग करेगा। बाइडेंटेट लिगेंड क्या करते हैं? 2 साइड से बॉन्डिंग करते हैं। तो पहले हम इसके 2 टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर्स बनाएंगे, सिस और ट्रांस। अब हम ये जो डिफरेंट NH3 है हमारे पास एक हमारे पास NH3, एक क्लोरीन NH3 1 है ये, ठीक है। 2 फिर तो ज़्यादा हो जाता। NH3, एक NH3 था, एक क्लोरीन और 2 अमीन। ये हमारे पास इसका कौन सा लिगेंड आया? ये हमारे पास ऑप्टिकल आइसोमर है। और जब सेम टाइप के लिगेंड्स क्या होते हैं? एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांस। ये हमारा कौन सा आइसोमर हो गया? ट्रांस आइसोमर हो गया इसका। अब इसका सिस आइसोमर्स बना देते हैं, जिसमें जो क्या नहीं रहते? सेम लिगेंड सेम अपोजिट डायरेक्शन में नहीं रहते। तो पहले हम इसकी 6 कोऑर्डिनेशन साइट बनाएंगे। ये 6 कोऑर्डिनेशन साइट हो गई। अब हमें जो है इथाइलिन डाई अमीन, जो बाइडेंटेट लिगेंड है, उसको अपोजिट में रखना है। अपोजिट में नहीं रखना है, अपोजिट में रखेंगे तो ट्रांस बनेगा। तो हमें सिस आइसोमर इसका बनाना है, तो उनको क्या रखेंगे? अपोजिट में रख देंगे, यानी वो एक दूसरे के अपोजिट में नहीं रखेंगे। तो देखिए ये हमारे पास इनके 6 कोऑर्डिनेशन साइट हो गए। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा कौन सा आइसोमर आ गया? ये हमारा सिस आइसोमर आ गया। तो ये हमारे पास इसके 2 ऑप्टिकल आइसोमर्स थे जो हमने ड्रॉ किए हैं। अब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, जिसके अंदर हमें 2 नेमिंग रिएक्शन पूछे हैं। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें कोल्बे रिएक्शन पूछा गया है। तो चलिए कोल्बे रिएक्शन अभी करते हैं। तो कोल्बे रिएक्शन देखिए, सबसे पहले कोल्बे रिएक्शन के अंदर क्या होता है? कोल्बे रिएक्शन के अंदर हम फिनोल लेते हैं। फिनोल को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। फिनोल को बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। तो ये हमारे पास फिनोल हो गया। फिनोल की हम रिएक्शन करवाएंगे बेस की प्रेजेंस में।
बेस की प्रेजेंस में जब हम इसको रिएक्ट करवाएंगे तो हमारे पास फिनॉक्साइड आयन बनेगा, सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। ये सोडियम फिनॉक्साइड जो हमारे पास बना है इसको हम रिएक्ट करवाएंगे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक कंडीशन के अंदर। ये सेकंड हम इसको एसिडिक कंडीशन देंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, सैलिसाइलिक एसिड। और इसका आईयूपैक नेमिंग क्या होगा, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, यानी क्या नाम हो जाएगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड ये इसका आईयूपैक नेम है। तो चलिए अब हम इसका नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन देखते हैं जो हमें रिमर टिमर रिएक्शन दिया गया है। इसका बी पार्ट है हमारे पास, हम करते हैं अभी उसको रिमर टिमर रिएक्शन। तो उसके अंदर भी क्या करते हैं, हम फिनोल लेते हैं। फिनोल हमने लिया, फिनोल को हम क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करवाते हैं। सबसे पहले ये हमने क्लोरोफॉर्म लिया, क्लोरोफॉर्म के साथ कंडीशन यहाँ पे रहती है एक्वस बेस लेते हैं, ठीक है। एक्वस बेस तो यहाँ पे एक इंटरमीडिएट बनेगा पैसे तो पहले हमारे पास एक इंटरमीडिएट बनेगा, पहले हम इंटरमीडिएट यहाँ पे बना रहे हैं। उसके बाद हम इसके अंदर बेसिक कंडीशन तो हमने दे ही रखी है, इसके अंदर बेसिक कंडीशन बढ़ाएंगे और वही सेम ऊपर वाले की तरह क्या करेंगे, उसको एसिडिक कंडीशन देंगे। तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हमें बेंजल्डिहाइड, ये क्या बन गया, हमें इसका नाम भी क्या होगा 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। और इसका कॉमन नेम क्या है आपका, सैलिसाइलिक एसिड, ठीक है। सैलिसाइलिक एसिड तो अभी हमने बनाया था, ये हमारे पास सैलिसल्डिहाइड है, सैलिसल्डिहाइड ये हमारे पास इसका कॉमन नेम हो गया। और लगभग ये तो कॉमन नेम से ही पूछे जाते हैं। ये हमारे पास फिनोल से हमने सैलिसल्डिहाइड बनाया है और इसके अंदर हमने फिनोल से सैलिसाइलिक एसिड बनाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो हमारे पास एल्थो, ये हमारे पास लिखा हुआ है कि आपका जो क्लोरीन है एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, लेकिन फिर भी ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग क्यों है। तो देखिए हम इसका आंसर करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इसके अंदर पहले हम देखते हैं कि जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करते हैं। और जो भी हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो हमारे पास ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये तो इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं वो मेटा डायरेक्टिंग है और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो भी है वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। लेकिन इसमें पूछा है कि क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होने के बाद भी वो ऑर्थो पैरा क्यों है। तो इसका मेन रीज़न ये है कि जो भी क्या होते हैं ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप वो किस वजह से होते हैं, वो प्लस आर इफेक्ट की वजह से होते हैं। किस इफेक्ट की वजह से, प्लस आर इफेक्ट, यानी कि रिजोनेंस इफेक्ट की वजह से। इसके अंदर क्या आएगा, क्लोरीन इसमें रिजोनेंस इफेक्ट शो करेगा, उसकी वजह से ये क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लिखेंगे क्या इसके आंसर में। तो इसके आंसर में लिखेंगे कि जो क्लोरीन होता है वो क्या करेगा, विड्रा करेगा, विड्राज इलेक्ट्रॉन थ्रो इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स उसके निकाल लेगा वहाँ से इफेक्ट। और क्या करेगा, एंड रिलीज इलेक्ट्रॉन थ्रो रिजोनेंस, इलेक्ट्रॉन थ्रो रिजोनेंस। जो इसके अंदर रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन होता है उसकी वजह से ये क्या करेगा, वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर देगा। अब देखेंगे एंड डीस्टेबलाइज, और उसको डीस्टेबलाइज कर देगा, यानी स्टेबल रहने नहीं देगा। एंड डीस्टेबलाइज द इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसके इंटरमीडिएट उसको ये डीस्टेबल कर देगा। इसकी वजह से आपका जो क्लोरीन है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट शो करेगा। हमने 2 इफेक्ट बताए, तो प्लस आर इफेक्ट यानी कि रिजोनेंस की वजह से। जैसे एक हम उसका स्ट्रक्चर बना के बता रहे हैं कि कैसे होगा उसके अंदर। तो ये हमारे पास क्लोरीन यहाँ पे लगा, क्लोरीन के पास भी उसके लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, ठीक है। तो जैसे कोई भी आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा तो यहाँ से ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाएगा,
इसके क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये ऐसे हाइड्रोजन हर एक कार्बन के साथ रहता है बेंजीन के अंदर, तो यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रोफाइल आया था वो अटैच हो गया, और आपका जो क्लोरीन था यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो इसने क्या कर दिया इसको, तो यहाँ पे ऐसा पॉसिबल है क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहती है, और इलेक्ट्रोफाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज उन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर अटैक करते हैं और इलेक्ट्रॉन्स को क्या गेन कर लेते हैं और वहाँ पे अटैच हो जाते हैं। तो ये सारी प्रॉपर्टी किसकी वजह से आ रही है, उसके प्लस आर इफेक्ट की वजह से, तो इसके अंदर हम ये लिखेंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अब हमारे पास इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमारे पास क्वेश्चन है राइट नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर फॉलोइंग सेल। ये हमें एक सेल गिवन है, इसके लिए हमें इस सेल के लिए नर्नेस्ट इक्वेशन हमें लिखना है। तो जो भी हमें कोई सेल रिप्रेजेंट रहती है उसके अंदर दो टाइप की रिएक्शन रहती है, एक तो एनोड की रिएक्शन और एक कैथोड की रिएक्शन। अब एनोड और कैथोड की रिएक्शन से हम नर्नेस्ट इक्वेशन को आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नर्नेस्ट इक्वेशन इसका क्या बनेगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, एस एन है। एस एन क्या कर रहा है, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन दो हाइड्रोजन लिखेंगे, ठीक है, दो हाइड्रोजन वो गेन करेगा, तो यहाँ से ये हाइड्रोजन रिलीज हो जाए। दो इलेक्ट्रॉन क्या किए आपके, दो इलेक्ट्रॉन आपके एस एन ने लॉस किए हैं, ठीक है, एस एन टू पॉजिटिव स्टेट में चला गया। लॉस, इलेक्ट्रॉन्स का जब लॉस होता है तो हम उसे क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन कहाँ पे होता है, एनोड के ऊपर। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यानी कि एन की वैल्यू आपकी क्या आई, 2, दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमें सिर्फ ये वैल्यू चाहिए था। अब हम क्या लिखेंगे, सीधा नर्नेस्ट इक्वेशन लिखेंगे। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई नोट स्टाइल स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये हमारे पास 2.303 NF-RT। ये हमारे पास और भी कुछ कंडीशन के हम जो कंसंट्रेशन रहती है उनकी वो भी लिखते हैं। ये हमारे पास इनका कंसंट्रेशन आ गया, ठीक है, यहाँ पे 2 है, ठीक है, 2 हाइड्रोजन ले रखे थे, उसके हमने उसके ऊपर पावर लगाया। अब देखिए ये तो हमारे पास नर्नेस्ट इक्वेशन है। अब इस रिएक्शन के लिए कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू रखेंगे, फेराडे की वैल्यू रखेंगे 96,500, और जो आपका r है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट जिसकी 8.14 कुछ ऐसे वैल्यू रहती है, वो यहाँ पे पुट करने के बाद हमारे पास क्या निकल के आएगी, ये जो है इक्वेशन हमारे पास बनेगी ई नोट सेल प्लस 0.591 अपॉन एन, एन की वैल्यू भी रख के इसको काट लेंगे हम, ठीक है, लोग जो यहाँ पे कंसंट्रेशन है हाइड्रोजन की उसका स्क्वायर भी लगा रखा है हमने, ठीक है, और नीचे क्या है SN2 पॉजिटिव। तो ये हमारे पास इसकी क्या हो जाएगी, नर्नेस्ट इक्वेशन हो जाएगी इस रिएक्शन के लिए, जो कि एक बार प्रेशर के ऊपर हमें गिवन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमें, कंप्लीट द केमिकल रिएक्शंस। ये दो केमिकल रिएक्शंस जो हमें गिवन है, हमें इनको कंप्लीट करना है। तो चलिए कंप्लीट भी करेंगे, बैलेंस भी करेंगे। हमारे पास फर्स्ट है MnO4 नेगेटिव प्लस I नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन है, रिडॉक्स रिएक्शन जो 11th क्लास के अंदर आती है। तो अब हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, मैग्नीज बना है साथ में वाटर बना है, ठीक है। तो अब हम इसको बैलेंस करेंगे। हमारे यहाँ पे कितने Mn हैं, 1 Mn 2 Mn, इनको बैलेंस कर लेते पहले। ऑक्सीजन 4 to 8 ऑक्सीजन हो गए, 8 और 16 हाइड्रोजन, 16 हाइड्रोजन हो गए, और आयोडीन इधर हमने लगाए नहीं, आयोडीन कितने हो गए इधर 10, तो ये हमारे पास 5 to 10। तो ये हमारे पास रिएक्शन कंप्लीट हो गया है और बैलेंस भी हुआ है। अब ऐसे ही हमारे पास सेकंड रिएक्शन है। सेकंड रिएक्शन हमें Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SN2 पॉजिटिव और साथ में H पॉजिटिव। अब इसको कंप्लीट करेंगे, क्रोमियम 3 पॉजिटिव आएगा इससे, साथ में SN मेटल था इसके साथ, और वाटर। अब इसको भी बैलेंस कर लेते हैं, SN हो गया, Cr2 2 क्रोमियम हो गया, ऑक्सीजन 7 और 7 ऑक्सीजन हो गए, हाइड्रोजन 14 हाइड्रोजन हो गए, 14 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 7 to 14 हो गए थे इस वजह से।
एस एन बैलेंस, इलेक्ट्रॉन बैलेंस नहीं है यहाँ पे, इनके इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर देंगे। 3 14 2Cr3, ये कंप्लीट बैलेंस हो चुकी है। ये हमारे पास इनके इलेक्ट्रॉन्स भी बैलेंस हो चुके हैं। ये हमारे पास रिडॉक्स रिएक्शन थी 11th क्लास की, और ये हमारे पास ये 12th क्लास के अंदर जो आपका डी और एफ ब्लॉक आता है उसके अंदर है। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा है व्हाट इज फ्यूल सेल। फ्यूल सेल क्या होता है और फ्यूल सेल का रिएक्शन भी क्या है। तो अब देखिए फ्यूल सेल देखते हैं फ्यूल सेल क्या है। तो फ्यूल सेल क्या होता है, जिसको कंटिन्यू हम फ्यूल देंगे, जब तक उसको फ्यूल मिलता रहेगा तब तक वो सेल चलता रहेगा। तो ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल। ये तो सिंपल लैंग्वेज में था। अब हमें यहाँ पे लिखना क्या है वो देखेंगे। दीज आर, ये टाइप कौन से की, गैल्वेनिक सेल की ही टाइप है ये। ठीक है, गैल्वेनिक, दीज आर गैल्वेनिक सेल, दीज आर गैल्वेनिक सेल in which the energy, these are galvanic cell in which the energy of combustion, the energy of combustion of fuel, the energy of combustion of fuel is directly converted into इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ये हमारे पास फ्यूल सेल होता है जिसको हम कंटिन्यू क्या देते हैं, फ्यूल देते हैं। फ्यूल उसके अंदर कंबस्ट होगा यानी कि जलेगा और उससे हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी। तो उस ऐसे सेल को हम क्या बोलते हैं, फ्यूल सेल, जिसको हमें कंटिन्यू फ्यूल देते रहेंगे, उसके अंदर फ्यूल क्या होगा, बर्न होगा और उससे जो एनर्जी मिलेगी उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनेगी। अब देखिए आगे हम इसको कॉमनली किस में यूज़ करते हैं। इसमें कॉमनली हम यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज़ फ्यूल सेल के अंदर कौन सा फ्यूल यूज़ करते हैं, कॉमनली यूज फ्यूल कौन सा है इसके, या तो हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे या मिथेनॉल। यूज फ्यूल आर हाइड्रोजन, या तो हम हाइड्रोजन यूज़ करेंगे या फिर हम इसके अंदर मिथेनॉल। हाइड्रोजन का कंबशन करेंगे तो हाइड्रोजन के कंबशन से क्या बनता है, वाटर, H2 और O2 जब मिलेंगे तो वहाँ पे वाटर मिलेगा, और उस वाटर को ये फ्यूल सेल लगभग स्पेसशिप्स के अंदर लगे रहते हैं, और इनके अंदर H2 और O2 जब कंबाइन होते हैं तो वहाँ पे वाटर बनता है। तो वाटर, फिर उस वाटर जो बना है उसको ड्रिंकिंग पर्पज से यूज़ करते हैं एस्ट्रोनॉट्स। तो चलिए इसका रिएक्शन देख लेते हैं। इसमें रिएक्शन भी पूछा है। जो आपका H2O2 फ्यूल है इसके अंदर क्या रिएक्शन होगा, तो इसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को हमें कंबशन करवाना है यहाँ पे इनका। तो पहले इसकी कैथोड और एनोड दोनों रिएक्शन लिखेंगे। कैथोड के ऊपर क्या रिएक्शन होगी, कैथोड के ऊपर ऑक्सीजन है, वाटर रिएक्शन करवाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा, और हाइड्रोक्साइड, ये तो कैथोड की रिएक्शन होगी। ऐसे ही एनोड की रिएक्शन, ओवरऑल रिएक्शन भी हम इसका लिखेंगे। एनोड का रिएक्शन होगा जो यहाँ से हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस यहाँ से इसके साथ कंबाइन करेगी, वाटर, 2 इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो जाएंगे। अब इन दोनों रिएक्शन को हम यदि हम कंबाइन करेंगे तो O2 और H2 ये हमारे कंबाइन होकर नेट सेल रिएक्शन क्या बनेगी, यहाँ पे नेट सेल रिएक्शन हमारी क्या बन जाएगी। नेट सेल रिएक्शन बहुत ईजी है इसका, यानी कि जो हम पहले से पढ़ते आ रहे 10th क्लास से, हमने वाटर कंबाइन करवाया H2O2, ये कंबाइन होकर क्या बना देंगे, वाटर। तो ये हाइड्रोजन, जो आपका हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फ्यूल सेल है उसका रिएक्शन लिखा है। और ये जो रिएक्शन है आपके स्पेसशिप के अंदर यूज़ होता है, वहाँ पे जो फ्यूल सेल लगा रहता है उसके अंदर, वहाँ पे हाइड्रोजन का कंबशन करवा के वाटर बनाया जाता है, और इस वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज से यूज करते हैं एस्ट्रोनॉट। तो चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, मर्करी सेल गिव ए कांस्टेंट वोल्टेज ऑफ 1.35 वोल्ट ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम वाई। कि जो आपके मर्करी सेल हैं वो कॉन्स्टेंटली वोल्टेज देते हैं 1.35 वोल्ट का अपने पूरे लाइफ टाइम में। वैसे तो ये रिचार्जेबल होते नहीं है लाइफ टाइम में। जो मर्करी सेल हमारे छोटे सेल आते हैं, घड़ियों के अंदर डालते हैं जो हम हाथों में पहनते हैं, तो उसके अंदर इसमें ये पूछा है कि इसके अंदर कंटिन्यू ये 1.35 वोल्ट ही क्यों देता है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसके अंदर ये लिखेंगे, ये एक नॉन रिचार्जेबल है। क्या है, इट इज ए नॉन रिचार्ज
इट इज़ ए नॉन रिचार्जेबल सेल। ये ऐसा सेल है जो रिचार्ज नहीं होता है, ठीक है। और इसके अंदर रिएक्शन क्या होती है, जिंक रहता है, मर्करी ऑक्साइड तो वहाँ पे जिंक ऑक्साइड बनेगा और मर्करी, इसीलिए इसको मर्करी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर मर्करी यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है इसकी रिएक्शन से हम देख सकते हैं, सो वी कैन सी दैट देयर आर नो आयंस फॉर्म। यहाँ पे कोई आयंस तो बने ही नहीं, नो आयंस फॉर्म इन द रिएक्शन। इस रिएक्शन के अंदर कोई भी आयंस तो बने नहीं है, देयरफॉर इसलिए द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन कांस्टेंट। तो ये इसके अंदर जो सॉल्यूशन रहता है उसकी कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट रहती है। अब उसके अंदर से ये रिएक्शन होती रहेगी कांस्टेंट और हमें इतना ही वोल्टेज मिलता रहेगा। इसके अंदर क्या लिखेंगे, इसके अंदर कंटिन्यू ये रिएक्शन होती रहेगी कांस्टेंट स्पीड से और हमें कॉन्स्टेंटली 1.3 वोल्ट ही मिलता रहेगा। जब तक इसके अंदर ये रिएक्शन होती रहेगी तब तक हमें इतना ही वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी आयंस फॉर्म नहीं हुए, कोई भी एक्टिव स्पीसीज इसके अंदर नहीं है, इसकी वजह से ये हमारे पास नहीं होगा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास 8th क्वेश्चन है। इसके अंदर हमें पूछा है कि हाउ विल यू कन्वर्ट एनिलीन इनटू फॉलोइंग। एनिलीन के कन्वर्जन दे रखे हैं और उसमें हमें प्रोडक्ट बताने हैं कि ये दोनों प्रोडक्ट कैसे बनेंगे। तो चलिए पहला देखते हैं हम। पहला हमारे पास एनिलीन लेते हैं। सबसे पहले एनिलीन लिया हमने, ये हमारे पास एनिलीन हो गया। एनिलीन के अंदर पैरा ब्रोमो एनिलीन बनाना है, तो इसके अंदर हम क्या डालेंगे, एसिटिक अनहाइड्राइड CH3CO2O। हमने इसके अंदर अनहाइड डाला और किसकी प्रेजेंस में, पायरिडीन की प्रेजेंस में, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमारे पास फिनाइल इथेनामीन बनेगा NHCOCH3। ये हमारे पास फिनाइल इथेनामीन बन गया। अब इसका फर्दर हम ब्रोमिनेशन करेंगे, यानी ब्रोमीन डाल देंगे इसके अंदर एसिटिक एसिड की प्रेजेंस में। हमारे पास ये क्या बना है, फिनाइल इथेन अमीन। नाइट्रोजन पे लगा, इसके लिए इसका आगे लिख देंगे एन फिनाइल इथेन अमीन। अब इसके बाद फर्दर हमारे पास आगे क्या बन गया, यहाँ पे ब्रोमो एसिटोनालाइड बन जाएगा CHCOCH3। ये हमारे पास ब्रोमो एसिटोनालाइड और ये ब्रोमो पैरा पोजीशन पे लगा हुआ, इस पे लिख देंगे पैरा ब्रोमो एसिटोनालाइड। अब फर्दर इसके अंदर हम इसको बेसिक कंडीशन और H पॉजिटिव आयंस देंगे। तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट जो चाहिए था पैरा ब्रोमो एनिलीन, वो हमें यहाँ पे एनिलीन बन जाएगा NH2। ये डायरेक्ट हो नहीं सकती थी, इसलिए इसको हमने 3 स्टेप में किया है ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो हमें क्या चाहिए था पैरा ब्रोमो एनिलीन हमें मिल गया है। अब इसका सेकंड टाइप है जिसके अंदर हमें क्या बनाना है, पैरा नाइट्रोफिनोल। तो हम देख, तो अब इसका नेक्स्ट बी पार्ट करते हैं, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। उसको हम यहाँ पे जगह नहीं, यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें देखो, सबसे पहले क्या लेते हैं, एनिलीन ही लेंगे। इसके अंदर एनिलीन ही दे रखा था कि एनिलीन से हमें बनाना है। सबसे पहले एनिलीन लिया, एनिलीन का हम क्या करवाएंगे, डाइजोटाइजेशन। डाइजोनियम साल्ट बनता है ना, जिससे हम क्या करवाएंगे, इसका डाइजोटाइजेशन, डाइल्यूट HCl डाल लेंगे इसके अंदर और टेम्परेचर देंगे, इसको लो टेम्परेचर देंगे। ये लो टेम्परेचर है। तो यहाँ पे हमें क्या बन जाएगा, डाइजोनियम साल्ट बनेगा। ये हमारे पास क्या, बेंजीन डाइजोनियम साल्ट। अब इसके अंदर हम क्या डाल देंगे, फिनोल। जब डाइजोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, कपलिंग रिएक्शन। यानी कि यहाँ पे कौन सी रिएक्शन हो रही है, कपलिंग रिएक्शन। फिनोल जो हमने यहाँ पे डाला था वो यहाँ पे डाइजोनियम साल्ट के साथ कंबाइन हो जाएगा। ये जो फिनोल डाला था हमने, ये इसके साथ ऐसे कंबाइन हो जाएगा पैरा पोजीशन पे। तो क्या बन गया ये पैरा, इसका नाम लिखेंगे पैरा हाइड्रोक्सा एजो बेंजीन।
तो ये हमारे पास इसका नाम हो गया, जो हमें प्रोडक्ट बनाना था ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन जो हमें बनाना था वो हमें बना दिया, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। ठीक है, ये हमारा पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन बन गया। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमारे पास है वाई पैरा नाइट्रोफिनोल इज मोर एसिडिक देन ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। तो चलिए हम इसका भी देख लेते हैं। पहले हम ऑर्थो नाइट्रोफिनोल बनाते हैं। ये क्वेश्चन हमारे सेट ए में भी आ चुका है, यानी कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं। ये यहाँ पे इसके साथ ऑक्सीजन है और इन दोनों मॉलिक्यूल के अंदर, इस पूरे मॉलिक्यूल के अंदर क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पे क्या है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसे ही ये तो हमने कौन सा बनाया है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। ऐसे ही हम बनाएंगे पैरा नाइट्रोफिनोल। पैरा नाइट्रोफिनोल हमारे पास होगा ऐसे, हम उसको ऐसे बना लेते हैं एक बार। पैरा नाइट्रोफिनोल तो ये हमारे पास इसके साथ जब दो मॉलिक्यूल के अंदर बॉन्डिंग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। जब दो मॉलिक्यूल के बीच में बॉन्डिंग होगी तो हम उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और जब एक मॉलिक्यूल के अंदर ही बॉन्डिंग होती है तो उसे बोलते हैं इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब दो मॉलिक्यूल के बीच की जो बॉन्डिंग होगी वो स्ट्रॉन्ग होगी, और एक ही मॉलिक्यूल के बीच में होगी वो क्या होगी, वीक। तो ये वाला क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। इसके कंपैरिजन में क्वेश्चन में भी ऐसा ही पूछा है, ये वाला क्या हो जाएगा आपका, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। जो पैरा पोजीशन पे है वो क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा ऑर्थो वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, और किस वजह से हुआ, ड्यू टू इंटर ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किस वजह से ज़्यादा एसिडिक है, ड्यू टू इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग और OH group is tightly attached and is difficult to remove। अब इन दो के बीच के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है उसकी वजह से ये जो हाइड्रोजन है इसके साथ टाइटली अटैच रहेगा और इसको रिमूव करना आसान नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा एसिडिक हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सेक्शन बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।